नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न के साथ में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के साथ में आपके सामने आई हूँ। यह मैटर है वसीयतनामे से रिलेटेड। मैंने एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखा था। उन्होंने एक थे सज्जन, उन्होंने एक क्वेश्चन कई बार रिपीट किया कि मैं वसीयत पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको जानकारी दे सकूं। तो सिर्फ वीडियो बनाना मेरा श्रेय नहीं होता। मेरा जो उद्देश्य है वो है कि वीडियो तो बनाऊं ही किसी टॉपिक पे जिस पे आपको जानकारी मिल सके, विधिक जानकारी मिल सके, और साथ में आपको कोई ना कोई जजमेंट भी दे सकूं सुप्रीम कोर्ट का, ताकि आप उस जानकारी को एक ठोस तरीके से, ठोस राय के साथ में किसी के सामने रख सके, या आपके किसी नोन या रिलेटिव, या आपको खुद को उसकी ज़रूरत पड़े अपने निजी जीवन में, सामाजिक या व्यक्तिगत तौर पर, तो आप उसको एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के साथ रख सकें और आपको न्याय मिल सके, न्याय का रास्ता खुल सके। ये मैटर है डिसीज़न, जो मैटर है जिस पर डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का, वो है कि क्या आपके वसीयतनामे की वैधता सुनिश्चित है। यानी कि आपका जो कोई वसीयतनामा है, वसीयत है, क्या उसकी वैधता सुनिश्चित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, जान लेते हैं इसके बारे में। वसीयतनामे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 68 के तहत दिया चौंकाने वाला फैसला। क्या था मैटर, क्या था फैसला, क्या था, सब जानते हैं। कृपया करके वीडियो पूरी देखिएगा। आधी अधूरी वीडियो छोड़कर फिर आप ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका समाधान इसी वीडियो में आपको मिल सकता है। आप पूरी वीडियो नहीं देखते। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसका जैसे ही वक्त मिलेगा ज़रूर सब जवाब दूँगी। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है, वसीयतनामे का केवल रजिस्ट्रेशन पर्याप्त नहीं है। याद रखिएगा, जो हम वसीयतनामे का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये हमारी वसीयत विधिक रूप से वैलिड हो चुकी है, नहीं है। उस पर नया डिसीज़न आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। देख लीजिए, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वसीयतनामे का रजिस्ट्रेशन स्वतः उसे वैध नहीं बनाता है। वसीयतनामे को वैध साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि एविडेंस एक्ट जो है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। क्या प्रावधान है उसमें, ये जानिए। अनिवार्य नियम क्या है। वसीयतनामे की वैधता साबित करने के लिए कम से कम एक साक्षी की गवाह आवश्यक है। यानी कि एक गवाह, आपका साक्षी गवाह आवश्यक है, होना चाहिए। महत्वपूर्ण नियम क्या कहता है। कानूनी वारिसों के बीच विवाद न होने पर भी यह नियम लागू होगा। यानी कि अगर आपके बीच वसीयतनामे को लेकर आपके और सामने वाली पार्टी के बीच कोई विवाद नहीं है, तब भी यह नियम लागू होता है कि आपका एक कम से कम गवाह होना बहुत ज़रूरी है। यह एविडेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है। ये आपका लिखा है सेक्शन 40 ऑफ एविडेंस एक्ट में। वास्तविक मामला लीला देवी का वसीयतनामा था। यानी कि श्रीमती लीला देवी की वसीयतनामे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। पति के भाई के पुत्र एकमात्र वैध उत्तराधिकारी जो थे, और भतीजे जिसके पक्ष में वसीयतनामा बनाया गया था, के बीच संपत्ति विवाद शुरू हुआ। भतीजे का दावा था कि लीला देवी ने 27 अक्टूबर 1987 को उनके पक्ष में वसीयतनामा बनाया था, जिसे 3 नवंबर 1987 को 2 गवाहों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड करवाया गया था। अदालती प्रक्रिया हुई इसमें, ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया हुई। ट्रायल कोर्ट में गया मैटर, वहाँ से हार जीत का फैसला हुआ। किसी के फेवर में आया, किसी के अगेंस्ट आया। वहाँ से फिर अपील की गई, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में गया, फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ निर्णय आया जिस पर पार्टी सहमत नहीं थी। फिर सेकंड अपीलेट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, मतलब फिर उसके बाद वहाँ से भी सहमति नहीं जताई गई पार्टीज़ को, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा मामला। ट्रायल कोर्ट में क्या था, जान लेते हैं इस मैटर के बारे में। दोनों गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया था, तो मैटर गया फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में। जब अपीलीय न्यायालय में गया तो 70 वर्ष की उम्र में भी लीला देवी स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी और भतीजे के पक्ष में वसीयतनामा बनाना स्वाभाविक था। उच्च न्यायालय में पहुँचे, सेकंड अपीलेट कोर्ट में पहुँचे। वहाँ से तो सेकंड अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट होती है, तो उसमें भतीजे की अत्यधिक रुचि संदेह पैदा करती है। यानी कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास महत्वपूर्ण हो गया था।
उसके बाद भी जब निर्णय ठीक से नहीं निकला तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची पार्टीज और वहां पर वसीयतनामे को प्रमाणित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का पालन अनिवार्य हो गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला। वसीयतनामे की वैधता के लिए कानूनी प्रावधान है, क्या है? हमारे साक्ष्य अधिनियम धारा 68 कहती है कि किसी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम एक अटेस्टिंग गवाह का साक्ष्य अनिवार्य है। यानी कि अगर आप किसी भी दस्तावेज के साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट के न्यायालय, माननीय न्यायालय के सामने, तो कम से कम एक अटेस्टिंग गवाह जो कि उसका साक्ष्य है, साक्षी है, वो गवाह होना वहाँ पर अनिवार्य है, उसको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63 क्या कहती है? इसमें वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर 2 या अधिक गवाहों द्वारा अटेस्टेशन और सभी की उपस्थिति में हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका जो एक कानूनी कायदा है, एक तरीका है, प्रोसीजर है, वो है कि हस्ताक्षर होना और 2 या अधिक गवाहों द्वारा अटेस्टेशन होना उसका, और सभी की उपस्थिति में हस्ताक्षर होना आवश्यक है। वो हस्ताक्षर जो है वो सभी की उपस्थिति में हो। लीला देवी के वसीयतनामे में पाई गई थी विसंगतियाँ, क्या क्या पाई गई थी उनका भी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से मैटर समझ में आ सके। भाषा विसंगति थी, यानी कि वसीयतनामा अंग्रेजी में लिखा गया था लेकिन लीला देवी ने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे, जिससे साफ साफ पता लगता है कि ये प्रिजम्पशन बहुत श्योर हो जाता है एक न्यायालय के लिए, माननीय न्यायालय के लिए, कि लीला देवी जब हिंदी में हस्ताक्षर कर रही हैं इसका मतलब कि उनको इंग्लिश की इतनी जानकारी नहीं थी और इंग्लिश में वसीयतनामा बनाया गया था। इसका मतलब ये प्रिजम्पशन श्योर थी न्यायालय की कि उनको नहीं पता था उसमें क्या क्या नॉर्म्स लिखे गए हैं। गवाहों के हस्ताक्षर में अनियमितता थी, यानी कि गवाहों के हस्ताक्षर सभी पेज पर नहीं थे, केवल अंतिम पृष्ठ पर अलग अलग तरीके से किए गए थे। गवाहों के बयानों में विरोधाभास था, यानी कि पहले गवाह ने कहा कि वह रजिस्ट्रेशन के समय मौजूद था, जबकि दूसरे गवाह ने कहा कि उसने ना तो वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते देखा और ना ही उसे दस्तावेज की जानकारी थी। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इन विसंगतियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने वसीयतनामे को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भतीजा वसीयतनामे की वैधता साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार पति के भाई का पुत्र ही एकमात्र कानूनी वारिस माना गया। वसीयतनामे की रजिस्ट्रेशन से वैधता सुनिश्चित नहीं होती। कानूनी आवश्यकताओं का पूरा पालन अनिवार्य है। इसीलिए वसीयतनामे की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वारिसों के बीच विवाद हो या ना हो। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम अटेस्टेड विटनेस होने चाहिए 2 कम से कम आपके। कम से कम 2 अटेस्टेड विटनेस होने चाहिए और उन सब के सामने वो हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बावजूद जब वो प्रोबेट यानी कि वसीयतनामा कोर्ट में प्रस्तुत होने की कगार पर हो, तो उन अटेस्टेड विटनेस में से कम एक वहाँ गवाही देने के लिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित होना चाहिए। इतनी प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि वसीयतनामा सिर्फ आपकी रजिस्टर्ड हो जाने से कानूनी वैधता उसको मिल गई है, तो बिल्कुल भी नहीं, इस भ्रम को निकाल दीजिए। ये था ये निर्णय जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। वसीयतनामे की वैधता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपको बता रही हूँ। अपने वसीयतनामे की वैधता सुनिश्चित करने के लिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखें। चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि वसीयतकर्ता जिसने वसीयत की है कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करें। ये चीज़ें आपको कोई भी वकील नहीं बताएगा।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके। आप वसीयत तो बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में जब आपत्ति आती है उस वसीयत पे तो ये कहा जाता है जी वो तो जिसने वसीयत करता थे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनको बहला फुसला कर वसीयत नाम करवा ली गई है। तो उसके लिए आप पहले से रेडी रहें, यानी कि चिकित्सक प्रमाण पत्र तैयार रखवाएं, उनका शारीरिक और मानसिक तौर पर उनकी स्वस्थता का प्रमाणित पत्र तैयार करवा लें। वसीयत करवाने के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि वसीयतनामे पर हस्ताक्षर करते समय वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं ताकि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ बन सके कानूनी तौर पर। कानूनी सलाह, यानी कि वसीयतनामा बनाते समय योग्य कानूनी सलाहकार से सलाह ज़रूर लें, सहायता ज़रूर लें। इस जानकारी को अपने कानूनी मित्रों के साथ ज़रूर और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। आप तो मुझसे डायरेक्ट जानकारी ले ही रहे हैं और जितना आप नोन या अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर करेंगे उनको भी कानूनी जानकारी आएगी, जो कि मेरी एक जो पहल है समाज में एक बेसिक लेवल पर आप लोगों को कानूनी समझदारी और जानकारी देने की, उसका उद्देश्य पूरा होगा। मेरी हेल्प करें इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, साझा करें ताकि सबको एक बेसिक लेवल की जानकारी कानूनी रूप पर हो सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है कि मैं आपको डिसीज़न के साथ, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के साथ में एक टॉपिक लेकर आती हूँ ताकि आप उसको कॉन्फिडेंटली, अगर आपको ज़रूरत पड़े उसकी जीवन में कहीं, तो उसको पेश कर सकें। और कोई इसके अलावा पूरा वीडियो देखने के अलावा भी आपका कोई प्रश्न है, कुछ सलाह आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपको ज़रूर उस पर जवाब दूंगी। इसमें जल्दी ही लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके सवाल जो बेसिक लेवल पे हैं कानूनी तौर पर, उनको मैं डायरेक्ट उनका सुझाव आपको दे सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने विचार रखें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी नए अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं, डिसीजन से रिलेटेड, नीतियों से रिलेटेड, कानूनी तौर पर, उनसे आप अवगत हो सकें, उनको देख सकें। धन्यवाद।